हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार बना हुआ हूं आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए। आप लोगों के लिए लगातार दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का फल हमें अवश्य ही मिलेगा। हम बात कर रहे थे एलडीसी एग्जाम के अंदर जो साइंस का सिलेबस दे रखा है, जो विज्ञान विषय दे रखी है, उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हमने केमिस्ट्री जो कि रसायन विज्ञान का भाग है, उसे अपन ने पूरा कर लिया है ना। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, उसको अपन ने पूरा कर लिया है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स को मैंने शुरू किया है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, प्रकाश वाला जो चैप्टर है उससे। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ते पढ़ते आज 56 लेक्चर पर आ चुके हैं। और आज के इस 56वें लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अवतल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण है, इनसे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसे तो बनता है, कहां बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और इन सभी तमाम चीजों को अपन आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अपना धैर्य बनाए रखें और अपने पेशेंस को बनाए रखें और लगातार सीखने की चाह के साथ में इस लेक्चर को पूरा करिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। इस वीडियो के एंड में आप सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार सा जो है सरप्राइज भी मैं लेकर के आया हूं। देखता हूं आज के लास्ट तक इस वीडियो को कौन देखता है और कौन लास्ट में कमेंट करके बताता है कि सर ये था आपका सरप्राइज। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं अपने माँ सरस्वती से आशीर्वाद लेकर के, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अवतल दर्पण है अपना, उस अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है। यदि हमें इमेज बनानी है, अगर हमें अपनी छाया बनानी है, तो उस छाया को बनाने के क्या क्या नियम है अवतल दर्पण के अंदर। हाँ, मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों को दिख रहे होंगे तो मेरे बाल बड़े हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े करने हैं इसलिए बड़े हो रहे हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के नियम। तो आप यहाँ अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डाल दीजिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब प्रतिबिंब का निर्माण। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का जो निर्माण होगा वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और हम जो है आज अभी जो ये 4-5 डायग्राम देख रहे हैं, इन डायग्राम्स को आप सीख जाओगे तो आप आगे जो है किसी भी प्रकार का दर्पण से डायग्राम बनाना पड़े, आप डायग्राम बना पाओगे और आप खुद से ये पता लगा सकोगे कि प्रतिबिंब आखिर कहाँ बन रहा है और वहीं पर क्यों बन रहा है, कैसा बन रहा है। ये सब चीजें आप सीख जाओगे। बस आपको जरूरत है किसकी? तो आज के इस लेक्चर को ध्यान से देखने की और पुनः उसे नोट्स के रूप में नोट करके आगे रिवीजन करते रहने की। देखिए, पहला डायग्राम ये रहा अपने पास, है ना। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि आखिर में जो रेज आ रही है, देखिए ये डायग्राम कुछ न कुछ थ्योरी के रूप में बोल रहे हैं, तो वो जो थ्योरी मैं बोलूं आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, ये अपना पहला डायग्राम है। हालांकि नंबर लिखा हुआ है चित्र 9.9 9.AB, फिर ये 9.10 है यानी ये दूसरा डायग्राम है, फिर ये 9.11 है यानी ये तीसरा नियम है। हर डायग्राम एक नियम को लेकर के बैठा है। पहला क्या है देखिए, कि अगर कोई भी किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, क्या कर रही हो? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो, तो समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद कहां होकर के गुजरेगी? तो हमेशा फिक्स है कि वो फोकस से गुजरेगी, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसके अंदर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकरा करके अवतल दर्पण के फोकस से गुजरेगी। ये पॉइंट फिक्स है, आपको याद रखना है। अब जब भी आगे में
अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाऊंगा, वहां ये नियम याद रखना कि जो रे पैरेलल आ रही होगी वो उसके फोकस से गुजर रही होगी। क्लियर? चलो, अब दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई रेखा न कोई किरण, सॉरी रेखा नहीं, कोई किरण अगर एफ से गुजरती है, कहां से गुजरती है? एफ से, तो वह किरण टकराने के बाद क्या होगी? पैरेलल गुजरेगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। तो पहला तो यह है कि अगर पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो टकराएगी तब एफ से जाएगी। दूसरा यह है कि अगर एफ से आ रही है तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर? क्लियर है, और कुछ भी नहीं। दूसरा डायग्राम देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई किरण एफ से आ रही है, चाहिए तो हो गया ये और ये हो गया, सेम ही है, ये दोनों सेम है, ठीक है। दो बार कैसे आ गया फिर? एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। ये सेम ही है, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन, ये सेम चीज है दोनों ही। इसमें बताया है कि पैरेलल आ रही है वो समांतर, मतलब आपके फोकस से गुजर जाएगी। इसमें ये बताया है कि अगर ऐसे कोई पैरेलल आ रही है तो वो ऐसे भी जा सकती है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ऊपर जाए, इधर नीचे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये और ये सेम चीज है, बस आपको तो इतना याद रखना है। अल्टीमेटली लास्ट जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, और अगर कोई किरण फोकस से आ रही है तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है, बस। ठीक है, चलो। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, क्या हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली किरण टकराने के बाद पुनः सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाती है। मतलब यूं आई थी तो वो वापस से ऐसे चली जाएगी। मतलब देखिए ऐसे, ये चुक 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 आया, टकराया, और टकरा करके वापस बैक आ गया। क्लियर? तो बस जा करके टकरा कर वापस आ जाना ही क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से किरण आ जाएगी। क्लियर? हाँ, तुम घर पे बैठे बैठे नाच सकते हो। थोड़ा ऑनलाइन क्लास को एक्टिव रूप से पढ़ने के लिए या ऑफलाइन वाली फीलिंग लेने के लिए जरूरी है कि आप जो भी कहा जा रहा है मेरे द्वारा, है जो मैं कर रहा हूं वैसे आप भी कर सकते हैं। क्लास में थोड़ा सा आपका उत्साह बना रहेगा। अरे उत्साह बनाए रखिए, जोश बनाए रखिए, तभी तो तैयारी होगी। वरना यूं ही थोड़ी 12 महीने तक पढ़ लोगे आप, है एक एक साल, दो दो साल हमें लगातार मेहनत करनी होती है, तब जाते सफलता मिलती है। आगे देखो, ये वही पॉइंट है वापस से कि अगर कोई किरण ऐसे आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दिख रही हो तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। ठीक है, वो पता चल गया है। नेक्स्ट क्या कहता है? तो नेक्स्ट नियम है कि अगर कोई किरण आई और आ करके ध्रुव यानी कि पोल पर टकराई, कहां पर टकराई? किरण आई और आकर के ध्रुव यानी पोल पर टकरा गई। पोल पे जैसे ही किरण टकराएगी तो वह किरण पुनः क्या होगा? उसी कोण से लौट जाएगी। देखो, जिस कोण से ये आई थी, यहां पर जो है परावर्तन का नियम लगता है, और कुछ नहीं। देखो, थीटा कोण से आई, ठीक है, थीटा कोण से आई, और फिर थीटा कोण से गई, थीटा कोण से गई, तो जिस कोण से आएगी उसी कोण से चली जाती है, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें भी ये का यही है, देख लीजिए, ये आई ये गई, ठीक है ना। ये दोनों डायग्राम आपके साथ साथ में ही चल रहे हैं। क्लियर? यहां पर आगे बढ़ता हूं अब मैं। तो ये नियम याद रखने हैं। दर्पण जो है उसके अंदर क्या होगा? तो दर्पण के अंदर जो किरण पैरेलल आ रही है मुख्य अक्ष के, वो फोकस से गुजरेगी, जो फोकस से गुजर रही है वो बाद में टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। एक क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई किरण आ रही है तो वह पुनः सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। और नेक्स्ट क्या था कि जो भी किरण है वो आपके जिस कोण के साथ पोल पर टकरा रही है उसी कोण के साथ वापस चली जाती है। क्लियर? ये है अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जब अपन बनाएंगे उस समय नियम जो हमें याद रखने हैं, और इन नियमों का पालन होना जरूरी है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। अब हमारे पास में, अब इतना तो अपन टाइम ले नहीं सकते,
कि एक एक डायग्राम बना करके बताऊं मैं आपको कि ये होगा वो होगा। तो मैंने सीधे सीधे हमारी आरबीएससी की बुक्स के अंदर जो टेबल दे रखी थी, ये एनसीईआरटीज में भी है ना, वहां से टेबल को उठा लिया है और ये टेबल के अंदर 6 अलग अलग कंडीशन है। 6 अलग अलग कंडीशन की इमेज कहाँ बनेगी और उसका स्वरूप यानी कि कैसी बनी होगी, वास्तविक या काल्पनिक, और आपके उसका आकार कैसा रहा होगा, वो सब, उसका आकार कैसा रहेगा, छोटा बड़ा अत्यधिक छोटा, इस प्रकार की चीजों की बात करें। ठीक है, आवाज रुकी थी क्या? ठीक है, ठीक, देखिए। तो अब हम जो है ये 4 पॉइंटों पर बात करेंगे कि प्रतिबिंब यानी कि वस्तु कहाँ रखी है और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, और साथ ही साथ उस प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है और प्रतिबिंब का आकार कैसा है। ये 4 चीजें ही पूछी जाती है और यही पूछी जाएगी आपको आगे, है ना। अब जो ये 6 अलग अलग आपके स्थितियां हैं, उन 6 स्थितियों को आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप अपनी मेहनत के लिए या अपनी प्रैक्टिस के लिए, या आप अपने आप को लगता है कि नहीं मुझे तो ये सीख कर रहना है, तो मैं आपको एक आधा जो है यहां पर बता दूंगा कि देखो यहां रखा हुआ था तो यहां इमेज बन गई। बाकी आप खुद जो है अब घर बैठ करके 6 की 6 कंडीशन को बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहीं पर इसी के साथ में, ताकि आपको जो है एक बार पता चले, ये मैं छोटा सा कर रहा हूं यहाँ, है ना, ये देखिएगा, ये लीजिए। अब एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर अपन जो है आगे बढ़ेंगे। तो पहली जो इसमें कंडीशन है वो है कि देखो अनंत दूरी पर बनाना है। तो मान लीजिए अपन क्या करेंगे, अब इसके अंदर पहले दर्पण बना देते हैं। ये बनाया अपन ने दर्पण, ठीक है, ये लो भाई, ये दर्पण आ गया। और इस दर्पण के अंदर ये आ गया मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या आ गया, मुख्य अक्ष। थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब बोला क्या है कि अनंत के ऊपर वस्तु को रखा है, तो हम पहले इसके थोड़े से नामकरण वगैरह कर देते हैं। ये P मान लीजिए, ये इधर अपना F आ जाएगा, इधर अपना ये C आ गया। ठीक, अब अनंत के ऊपर रखा है मतलब कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है। वो वस्तु जो भी रखी होगी उससे अपन क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन खींचेंगे मुख्य अक्ष के पैरेलल। ठीक है, उसके हेड पॉइंट से, मान लो यहां कोई वस्तु रखी है ना, तो उसके ऊपर टॉप सिर वाले भाग से एक लाइन खींचेंगे जो पैरेलल होगी इस मुख्य अक्ष के, और वो लाइन आ रही है। ठीक, अब वो आकर के यहां टकरा गई। मैंने क्या बोला था कि जो भी किरण आ रही हो और अगर वह मुख्य अक्ष के पैरेलल हो, क्या हो, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो, तो वह फोकस बिंदु F से गुजरेगी। तो देखो ये पैरेलल ही थी, अब ये आकर के कहां से जाएगी, F से जाएगी। ये गई F से, देख लीजिए, है ना, ये टकरा कर आ गई और यहां से टकराने के बाद ये F पर आ गई। ऐसे ही एक नीचे से भी तो किरण आ सकती थी ऐसे, और वो भी टकरा करके कहा जाएगी, F पर। ठीक, तो अब जब ये दो किरणें टकराई, तो जहां भी टकराई है वहीं पर तो प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पर तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये प्रतिबिंब एग्जैक्टली कहां पर बन गया है, ये बन गया है एफ के ऊपर, यानी फोकस बिंदु के ऊपर ही बन गया है। समझ में आ गई बात? तो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, एफ के ऊपर बनता है। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो इस प्रकार से आप दो तीन अलग अलग किरणें लेकर के, जहां कहीं भी दोनों तीनों किरणें टकराएगी, मिल जाएगी, उसी बिंदु पर आपका क्या बन जाएगा, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को जो ये मैं अलग अलग 6 कंडीशंस यहां बताने वाला हूं, उन 6 कंडीशंस को आप अपने घर पर बैठे बैठे, मेरी जैसे मैंने एक पहली वाली कंडीशन को समझाया है वैसे आप कर लेंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि आप पहले जो है इस पहली वाली कंडीशन को नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग अब घर पर बैठ करके आगे की कंडीशंस को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किस प्रकार से बनाया जाता है डायग्राम।
जो रूल बताए हैं उनको मत भूलना। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करवानी है। ठीक, अगर ओ पर लानी है, आपको किरण की जरूरत पड़ रही है, तो ओ पर जितने कौन से आई होगी उसी कौन से वापस भेज देना। ठीक, चलो, तो ये साफ कर देता हूं मैं, है ना। ये देखिए, एक सेकंड है ना, बस ये हो गया, लो। अच्छा भाई, सिम 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 सिम, ये लो बड़ा, बस दिख रहे हो सबको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो। देखिए भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा नीचे लाने की। अरे ये बात नहीं करनी है, बात ये करनी है कि अलग अलग कंडीशन कैसे याद रहे। तो अब देखिए, पहली कंडीशन थी कि अनंत के ऊपर जब बिंब होगा, यानी जब वस्तु अनंत के ऊपर होगी, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस यानी एफ पर। अपन ने देखा ना कि कैसे एफ के ऊपर जो है प्रतिबिंब बन रहा है। और एफ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, बताइए, जो भी वस्तु थी उसकी कुछ ना कुछ तो मैंने हाइट ली थी, इतनी तो, लेकिन जो वस्तु का प्रतिबिंब बना वो एफ के ऊपर बिल्कुल पॉइंट बना है, क्योंकि दो किरणें इंटरसेक्ट करेगी तो एक पॉइंट ही मिलेगा। समझ में आई बात। अब पॉइंट और एक इतनी हाइट, कितना कंपैरिजन है, बताओ। देखो, ये देखो, एक पॉइंट है और एक इतनी हाइट है, बिल्कुल ही छोटा बन जाता है, तो वास्तविक तो बनता है लेकिन बनेगा उल्टा, और प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है इस केस में। तो याद क्या रखेंगे, जब वस्तु अनंत के ऊपर है तो प्रतिबिंब बनेगा आपका एफ के ऊपर, जो कि वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा और अत्यधिक छोटा होगा। नेक्स्ट है, देखो, वक्रता केंद्र यानी कि सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तथा अनंत के मध्य में। वक्रता केंद्र सी और अनंत के मध्य में अपन ने वस्तु लाई। अब पहले अपन ने अनंत पर रखी थी, अब अनंत से अपन आगे आ गए हैं, लेकिन सी के पीछे ही रखनी है वस्तु को। ठीक, तब प्रतिबिंब आपका बनेगा एफ, जो फोकस था उसके और जो वक्रता केंद्र है उसके बीच में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, कैसा, ये भी वास्तविक बनेगा और उल्टा ही बनेगा। इसमें प्रतिबिंब की साइज जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पहले बिल्कुल डॉट आ रहा था, इस बार डॉट नहीं आएगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ न कुछ हाइट मिलेगी उस वस्तु की। ठीक, ये दूसरा केस है। फिर तीसरा केस है कि वक्रता केंद्र सी पर, कहां पर, वक्रता केंद्र सी पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बिंदु के ऊपर ही अगर अपन ने क्या कर दिया कि वस्तु को रख दिया, तो सी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। तो वस्तु जब सी पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, ये बात आपको याद रखनी है। वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, प्रतिबिंब जो है वो समान आकार का ही बनता है, यानी जितनी वस्तु की हाइट होगी उतनी की उतनी हाइट उसके प्रतिबिंब की भी मिलेगी। समझ में आ गई बात। किस केस में, जब वस्तु सी के ऊपर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी हुई होगी। ठीक, चलो, नेक्स्ट है चौथा केस, वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में अगर वस्तु लाई। अब अपन ने वस्तु को क्या करा, सी के, देखो, सबसे पहले इनफाइनाइट पर, फिर सी और इनफाइनाइट के बीच में, फिर अब सी के ऊपर रखी थी। अब अपन क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब सी और एफ के बीच में लेकर के आ गए वस्तु को, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो सी से दूर बनेगा। क्या बनेगा, सी से दूर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अब की बार वस्तु से, जितनी वस्तु थी ना उससे बड़ा हो जाएगा। पहले क्या हुआ, बिल्कुल छोटा बना, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर समान आकार में आया और अब उससे बड़ा बनने लग गया। तो साइज देख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे आप लगातार, जब जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसने
56 की 56 क्लासेस देख ली, तो मुझे उम्मीद है कि उसको साइंस में अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, साइंस उसको अच्छी लगने लगी होगी और उसे लग रहा होगा कि हाँ, अब की बार हम साइंस में कुछ कंटेंट पढ़ रहे हैं, अब हम जो है साइंस के क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अब हमारे नंबर नहीं कटेंगे, ये थोड़ा सा लग रहा होगा। और अगर ऐसा लग रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, प्लीज एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है वो हमारे दिल को खुश करता है, हमें मोटिवेट करता है लगातार आपको फ्री में पढ़ाने के लिए। ये कंटेंट अपना आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ केस अब आ गया। फिफ्थ केस है कि अगर अपन ने वस्तु को फोकस पर रख दिया, अब वस्तु को कहां रख दिया, फोकस के ऊपर रख दिया, तो फिर अब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, प्रतिबिंब अब बन जाएगा अनंत के ऊपर। सीधी सी बात है, जब अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा था, अब अपन ने वस्तु को ही एफ पर ले आए तो प्रतिबिंब भाग गया होगा अनंत के ऊपर। क्लियर? कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, और प्रतिबिंब अब की बार बहुत बड़ा बनेगा। सीधी सी बात है कि भाई जब अनंत पर था तो एफ पर बिल्कुल छोटा बन रहा था, अब अपन एफ के ऊपर ही है तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है, यानी बहुत बड़ा बनेगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर केस है कि एफ और ध्रुव के बीच में बिल्कुल ही अपन जो है अब कहां चले गए, एफ से भी आगे, मिरर के जस्ट आगे पहुंच चुके हैं। तो अब जब मिरर के जस्ट आगे आप खड़े हो तो आपको क्या होगा, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बन जाएगा, वो बन जाएगा दर्पण के पीछे की तरफ, आभासी बनेगा। अपन को ऐसा लगेगा कि दर्पण के पीछे अपना प्रतिबिंब बना है, अपने को दर्पण के आगे दिखाई नहीं देगा प्रतिबिंब, तो दर्पण के पीछे बनेगा, और पीछे बन रहा है यानी वो आभासी बना होगा, और आभासी बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब वो प्रतिबिंब कैसा होगा, जैसे आप वैसा का वैसा उधर दिखाई दे रहा होगा। अभी तक सभी केस में क्या था, उल्टा चल रहा था। इसके बाद अब की बार प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा। ठीक है, सीधी सी बात। सर आपने पढ़ा दिया, हमने सुन लिया, लेकिन हमें जो है अब इसको याद कैसे रखना है। हाँ भाई, याद भी रखवाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। एक मिनट, एक मिनट, आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। एक मिनट, मैं पहले इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो, है ना। फिर मैं आपको समझा रहा हूं, एक सेकंड रुकिए आप खाली, है ना। इसको याद कैसे रखना है और कौन सी कंडीशन पे जाना है, कैसे जाना है, सब सिखाया जाएगा ना। देखिएगा अब, एक आप जो है इसमें ऐसे याद रखना कि एक बढ़िया सी लाइन खींच लो। ठीक है, क्या करोगे, एक बढ़िया सी लाइन खींच लो। इधर आपका ये क्या हो जाएगा, अनंत, सबसे पहले तो। फिर इधर आप मान लीजिए ये रहा सी, फिर आप मान लीजिए इधर है अपना एफ, फिर इधर है मान लीजिए अपना ओ। ठीक है, और कुछ भी नहीं। देखो क्या होगा, जब आपने, मैं देखो इधर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जहां वस्तु रखूंगा वह ओ लिख रहा हूं, और जहां पर प्रतिबिंब बनाऊंगा वह आई लिखूंगा। ठीक है, और ये ध्रुव है तो इसको ओ डैश नाम दे देते हैं। ठीक। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जब यहां था तो इमेज यहां था। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब इधर आया तो इमेज जो है इधर आया। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इधर आया तो इमेज भी इधर ही आ गया। जब ऑब्जेक्ट इधर आया तो इमेज इधर आ गया, और जब ऑब्जेक्ट सीधा एफ के ऊपर पहुंच गया तो इमेज जो है आगे बढ़ गया थोड़ा। और जब आपका ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा गया, है ना, ये देखो अभी अनंत पर पहुंच गया, तो अब क्या होगा कि जब एफ और ओ के बीच में आया तो इमेज चला गया इसके पीछे, सीधा लपक करके। अब देखो आप, इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है, एक मिनट, है ना, एक, हाँ। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका इसके पास आ रहा है, देखो ये रहा, इधर लेंस है, ये ओ डैश दिख नहीं रहा क्या, ये लो, ये रहा, ये रहा आपका दर्पण। तो जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आ रही है,
क्या हो रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है, दिख रहा है। ओ देखो, ओ इधर आ रहे हैं, ओ क्या हो रहे हैं, इधर आ रहे हैं, ओ इधर आ रहे हैं दर्पण की ओर। तो आई किधर भाग रहे हैं, इनफाइनाइट की ओर। समझ में आ गई बात। तो ये 6 केस जो है, ये बस आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। आप जो है एग्जाम में अपना क्वेश्चन तो कम से कम इसी से आइडिया लगा करके सही कर दोगे, आपके कहीं समस्या नहीं आएगी। समझ में आ गई बात, आपके कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी, आप अगर बस इसको ही समझ गए हो। ये अगर लग रहा हो कि कैसे याद होगी, इन टेबल याद नहीं होती, हमको तो सर इतना याद रहता साइंस में, तो हम साइंस ही ले लेते हैं, है? तो भाई टेंशन मत ले, तेरे लिए जुगाड़ बिठा दिया। ओ को लेकर आजा इधर, आई को लेकर चला जा उधर, बस ऐसे बोलो। ओ आई। भाई कोई भी घर वाला बुलाएगा तो क्या कहोगे पहले आप, आपको बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, "ए", तो आप बोल देना। और फिर पास वाला आप क्या बोलोगे, आई, मतलब आया या आई, जो बोलना है वो बोल देना, ठीक है। तो ओ दर्पण ने बुलाया, आई भागा। क्लियर, याद रखनी है इसको इस प्रकार से। अब इसमें ऐसा नहीं है ओ नाइन घर बैठे बैठे करो, थोड़ा सा मेहनत करो, संघर्ष करना पड़ता है भाई, करो करो, है ना। चलो मिटा देता हूं इसको मैं। ये आपका काम था, आपने नोट किया नहीं किया आपकी हेडेक है ना। ये सब चीजें मैं थोड़ी कोई कवि हूं जो बार बार बोलूं ताली बजाओ, है बार बार थोड़ी बोलूंगा नोट करो नोट करो, करो भाई आप। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट। अब अब आ गया है अपने पास में नेक्स्ट, जो अपने केस आ रहा है वो किसका होगा भाई, सीधी सीधी सी बात है कि जब अपन ने अवतल दर्पण को पूरा कर लिया, तो अब एक नया दर्पण आ गया, और वो दर्पण है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक। तो ये है आपके अवतल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब थे। बीच में हो सकता है थोड़ा सा कटाया हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। तो आपको बता दूं कि ये बेसिकली अपन बात कर रहे थे इसके ऊपर, और ये जो है आपके अवतल दर्पण के जो पीछे अपन ने 6 केस पढ़े हैं ना, ये 6, इन 6 के 6 केसों के डायग्राम ये रहे, ठीक है। जिसमें से पहला वाला अपन ने डिस्कस कर लिया है, ये मैंने आपको बना करके बता दिया है कि किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब आगे के जो ये डायग्राम है, ये देखिए आपके सेकंड कंडीशन का, ये थर्ड का, ये फोर का, ये फाइव का, ये सिक्स का, ये अब आप खुद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज ये सब कुछ आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, आपको पता ही है ना। तो आप जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम, और कौन सा प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु कहां रखें कि अपने को प्रतिबिंब जिस स्थान पर चाहिए हो वहां मिल जावे, उसके लिए आपको ये सब चीजें और ये डायग्राम्स याद होने चाहिए। 6 के 6 केस आपको करवा दिए गए हैं। मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। अब अपने पास में ये जो आते हैं, ये है अब उत्तल दर्पण की बातें। अब अपन किसकी बात करने जा रहे हैं, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की। तो अब पहले तो हेडिंग डाल दीजिए आप फटाफट। क्या हेडिंग डालेंगे, तो आप हेडिंग डाल दीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो अब अपन जो है प्रतिबिंब का निर्माण करने जा रहे हैं किससे, तो अब अपने प्रतिबिंब का निर्माण करने जा रहे हैं उत्तल दर्पण से। किससे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उसके लिए भी जैसे अपन ने अवतल दर्पण के लिए नियम पढ़े थे, वैसे ही यहां पर भी आपके 3 4 नियम है, वो नियम याद रखने हैं, ताकि आप आगे जो आने वाले केसेस हैं, जैसा कि उसमें 6 केस थे, इसमें 2 ही आएंगे, बस वो केस आप समझ पाए उसके लिए ये नियम समझने जरूरी है। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपके जो समांतर किरणें आ रही हैं, है ना, 1 मिनट, ये तो रेड चले गया एक। तो जो समांतर किरणें आ रही है, ये देखिए समांतर किरणें आ रही है ऐसे। अब ये जो समांतर किरणें आ रही है, ये किरणें
टकराने के बाद ऐसे लौटेगी, है ना, ये देखो टकराने के बाद, पर ये जाते हुए मिलेगी किस बिंदु के ऊपर, एफ बिंदु के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो समांतर किरणें आती है वो समांतर किरणें आपके कहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में भी आपके फोकस पर ही। उसमें क्या हो रहा था कि जो समांतर किरण आएगी वो फोकस से पार होगी, इसमें भी वही है, देखो समांतर किरणें आ रही है वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि आपके पास में प्रतिबिंब से आने वाली किरणें हैं वो टकरा टकरा कर वापस जा रही है, आ रही है, टकराई और वापस जा रही है, तो ये सभी पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी, और वो भी कहां पर, तो ये आपके यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी। एक मिनट एक मिनट, अच्छा ये तो केस पर ही आ गए, सॉरी ये अभी नहीं आएगा, है ना, अभी पहले नियम समझने होंगे। ये तो अभी केस वाला आ गया, डायरेक्ट आगे वाला केस आ गया, तो बस इसमें यही है, पहले आपको बस इतना ध्यान रखना है कि समांतर किरणें जब होगी तो वो एफ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब इसको समझिए, ये रहा जो पीछे डायग्राम है वो इसके हैं, इसमें दो ही केस है। कितने केस है, दो ही केस है। पहला केस है कि अगर वस्तु अनंत के ऊपर है, वस्तु कहां पर है, अनंत के ऊपर, इनफाइनाइट पर अगर अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है, फोकस पर कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन दर्पण के पीछे ऐसा लगेगा कि जो फोकस है वहां बन रहा है। ठीक, दर्पण के पीछे की तरफ आभासी और सीधा और अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदुवत, बहुत ही छोटा बिंदु टाइप का बनेगा। और एक केस है कि जब अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी रख दिया, है ना भाई, बस दो ही केस है, एक है अनंत के ऊपर रख दो, और दूसरा कहता है कि अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दो। समझ में आई बात, दो ही केस है, एक है अनंत पर रखो और दूसरा है कि अनंत के अलावा कहीं भी रखो। ठीक है, चलिए तो अब अनंत के अलावा अपन कहीं पर भी रखेंगे तब अपना प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच में, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच में, और आपका आभासी और सीधा ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें दो ही केस है उत्तल दर्पण के अंदर। पहला केस क्या कहता है कि अगर अनंत पर रखा हुआ है तो आपका कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे फोकस की ओर, फोकस पर मिलते हुए दिखाई देगी हमें किरणें। उसके अलावा दूसरा केस है कि अनंत और फिर कहीं भी रख दो अनंत को छोड़ करके, है ना, तो वहां बनेगा, तब क्या हो जाएगा, तो तब हो जाएगा दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच में बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। क्लियर, इसका डायग्राम ये रहे, ये देखिए, पहला है जब बिंब आपका अनंत के ऊपर रखा हुआ है, तो जब आपका अनंत के ऊपर रखा हुआ होगा तो किरणें कहां मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस के ऊपर मिलती हुई दिखाई देगी, जो कि ये रहा प्रतिबिंब। ठीक है, और इसके अलावा आपने कहीं पर भी रख दिया, देखो वस्तु को जो है, बिंब को एक निश्चित दूरी पर रखा है तो ये रहा प्रतिबिंब। ठीक है, फोकस पर, ये देखो, ये देखिए, बस तो ये वही डायग्राम है जो पीछे आपको बता दिया है। अब आपको तो केवल और केवल सीधा सीधा पूछा जाएगा, कोई वहां डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में बैठ करके। ये कोई आपके 12वीं बोर्ड के एग्जाम नहीं है कि, या 10वीं बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि बोलेगा कि वस्तु को ऐप पर रखा है तो बताओ इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सचित्र वर्णन करो, नहीं करना है। ठीक है, अपने को तो केवल और केवल उत्तल दर्पण के 2 और अवतल दर्पण के 6, यानी टोटल 8 जो केस बताए हैं मैंने आपको कि वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब कहां बनता है, वो 8 के 8 केस अगर आपको याद है थ्योरी के रूप में भी, तब भी आपका काम हो जाएगा। आपसे यही पूछा जाता है और यही पूछा जाएगा। आप पिछले साल का पेपर उठाकर देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यहां रखा हुआ है वस्तु को, तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, या फिर उल्टा भी पूछ लेते हैं कि अगर प्रतिबिंब यहां पर है तो बताइए कि वस्तु कहां पर है, उल्टा भी पूछ सकते हैं ना भाई। अगर प्रतिबिंब अपना एफ पर बन रहा है तो सीधी सीधी बात है कि वस्तु कहां रखी है, अनंत के ऊपर।
अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु कहाँ रखी है, एफ के ऊपर। सीधी सीधी सी बात है। तो ऐसे जो है आपसे रिलेट करवा के क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर और ज्यादा टफ क्वेश्चन देने की इच्छा हो तो चार केसेस को एक साथ इस तरफ लिख देगा और उनके प्रतिबिंब इस तरफ लिख देगा, और मैच द कॉलम वाले जो आते हैं ना, कि पहले का अन, दूसरे का बन, तीसरे का सन, चौथे का डन, इस टाइप से ऐसे भी दे सकता है। तो आपको तो बस ये 8 केस याद होने चाहिए। जिसको ये 8 केस याद हो गए उसका काम जो है आसान हो जाएगा, बहुत ही मजेदार हो जाएगा, और उसके जो है इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जावे, क्योंकि इसमें टफ से टफ क्वेश्चन यही है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताकर वस्तु की स्थिति पूछ लेवे। तो वो आप कर लोगे, 8 केस याद है तो सीधी सी बात है। और भी डीप में जाना चाहे तो कई बार आकार और उनके स्वरूप, यानी कि आभासी है, वास्तविक है, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। तो वो आपका उल्टा है, सीधा है, ये भी थोड़ा बहुत याद रखें, काम आएगा आपके लिए, है ना। और एक जो है न्यूमेरिकल टाइप का इसमें क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो जैसे ये वाले केस थे, इसके अंदर अगर बोल दिया जाए आपसे कि वस्तु जो है वो 2 मीटर ऊंची है, 2 मीटर ऊंची है, ठीक है। अब वस्तु 2 मीटर ऊंची है और हमने क्या करा है कि उसको सी और फोकस के बीच में रखा। कहां रखा है, सी और फोकस के बीच में रख दिया है, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा है। और वस्तु की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है। कितनी है, 2 मीटर है। तो बताइए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, या छोटा बनेगा। ये 3 केस अगर आपको पता है तो आप आंसर दे जाओगे, है ना। अब मान लो 2 मीटर था और ऑप्शन ए आपको दे दिया 2 मीटर ही, ऑप्शन बी आपको दे दिया 1 मीटर, ठीक है, ऑप्शन सी आपको दे दिया 3 मीटर, और ऑप्शन डी दे दिया आपको 4 मीटर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया कि आपका वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है, 2 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो बताइए प्रतिबिंब का, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो कितनी हो सकती है, ये पूछ लिया। अब पहला ऑप्शन है 2 मीटर, मतलब बराबर, वस्तु के बराबर हो गया प्रतिबिंब। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब बनता है बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा। बड़ा बनता है मतलब 2 मीटर से तो ज्यादा ही होगा। अब 2 मीटर से ज्यादा है तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो गए। अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन अपने को आंसर लेना है। तो 3 मीटर बनेगा या 4 मीटर। तो आपको पता है कि प्रतिबिंब जो है वो केवल बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं बनता है। अब 2 मीटर का डबल होता है, डबल यानी बहुत बड़ा हो गया ना, डबल तो फिर तो डबल नहीं बन के छोटा बनेगा, तो 3 मीटर आंसर हो जाएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेशन वाले या आपके दिमाग का उपयोग करना पड़े ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब मैंने आपको इतना पढ़ाया, लेकिन आपको अगर मैं ये क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे पाता कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो फिर आप जो है एग्जाम में थ्योरी पढ़ करके केवल बैठे रहते, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आते तो अपना दिमाग नहीं लगा पाते। तो ऐसा दिमाग लगाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उनको नोट डाउन करें, उनके बारे में थोड़ा सा खुद भी सोचें कि इसमें कैसा क्वेश्चन बन सकता है। और वो सोच तब आएगी जब आप पीवाईक्यूज को देख रहे हैं, पीवाईक्यूज को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को सीखा है। उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% मान के चलिए कि इस लेक्चर से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे, और आप जो है इस टाइप के इस 8 पॉइंटों को केवल याद रख के भी अपना 1 नंबर कवर कर सकते हैं। जहां आपको 8-8 पेज पढ़ने पर भी 1 नंबर नहीं मिलेगा, वहां 8 लाइनें याद करने पर 1 नंबर मिल रहा है। तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा है। फायदे के सौदे में हमेशा हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, यानी हमें यहां पर याद कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि बहुत बार विद्यार्थी लगातार मेरे से पूछ रहे हैं सर आपकी बुक कब आएगी, बुक कब आएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज,
हमने ऐप पर भी कोर्स जो है बिल्कुल ही 199 में लॉन्च किया है, वो भी जो विद्यार्थी लेता है वो ले रहा है, नहीं ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम वहां पे कह भी नहीं रहे, मैंने आप देखा होगा, क्योंकि हम खुद ये नहीं चाह रहे कि कोई बच्चा कोर्स लेवे, हम उसको जो है आगे जाकर के हो सकता है कि ऐप वगैरह को बंद कर देवे, इस टाइप का हमारा टारगेट चल रहा है कि फ्री एजुकेशन की ओर काम किया जाए। लेकिन फ्री एजुकेशन पूरी तरह से नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भी जो है थोड़ा बहुत तो ये भाई लाए हैं सब सेटअप वेटअप, तो इनको चलाना भी तो पड़ता है, इनको रुपया लगा है, कौन भरेगा? भाई आपको पढ़ा रहा हूँ, फ्री पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इनका खर्चा तो देना पड़ेगा, मेरा भी पेट है भाई, है पापी पेट रे वास्ते कोई तो करना पड़ी। तो पापी पेट रे वास्ते केवल आप सब की डिमांड पर मैं केवल और केवल आपको एक बात बताना चाह रहा हूं आज, थोड़ी सी आप ध्यान से सुनना, है ना। देखिए, बात यह है कि दोस्तों, अगर हम किसी पब्लिकेशन के पास जाएं, क्या करें, किसी पब्लिकेशन के पास जाएं, तो वो सीधी सी बात है कि देखिए उनकी टारगेट होता है 60,000 70,000 बच्चों पर आपकी रीच है या नहीं है ना, उनके मतलब ये होता है कि भाई पहले प्रॉफिट को देखते हैं वो लोग। अब वो बात भी सही है, उनका बिजनेस है, तो अपने पास इतनी रीच है नहीं अभी, और मुझे पता है कि वो बुक अगर मार्केट में हम किसी पब्लिकेशन के साथ लॉन्च करेंगे तो बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि ये नोट्स आप देख रहे होंगे कि हमने कितने लेवल पर जाकर के बनाया, और इस लेवल की साइंस की बुक नहीं है मार्केट में अवेलेबल, हमें पता है। लेकिन अभी इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपनी बुक को लॉन्च कर सकें, तो इसलिए जो भी विद्यार्थी नोट्स को चाहते हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप मुझे 7073153937 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ये टारगेट कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक, और आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क ले लेंगे और वहीं पर सब कुछ बता दिया जाएगा, पूरा पैटर्न अब है ना, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे अपन। तो रजिस्ट्रेशन शुल्क कुछ 5-10 रुपए ले लूंगा मैं आपसे, ताकि आपका फिक्स हो जाए कि हाँ भाई आपको तो बुक देनी ही देनी है हमने, ठीक है। फिर हम ये टारगेट कर रहे हैं कि आप सभी को एक बार अभी तो जो है पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवा देवे पूरे के पूरे साइंस के, है ना, क्या, पीडीएफ नोट्स, और वो भी नोट्स ऐसे कि आप प्रिंट करवा सकते हैं आराम से, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे भी कि हमने हमारे पास में जो प्रिंट करके रखे हैं, एक वो बहुत ही शानदार क्वालिटी में प्रिंट आ रही है, तो इसलिए अब हमने सोचा कि चलो अगर विद्यार्थी खुद भी प्रिंट करवाएगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, मतलब उसके जो है ब्लैक प्रिंट आने की या रंगीन प्रिंट नहीं आएगी, तो वो सब समस्या खत्म कर दी है मैंने, परफेक्ट एकदम प्रिंट आ रही है, एक एक मोती की तरह शब्द चमक रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। इसलिए आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि मैं चाह रहा हूं आपको ये सभी के सभी नोट्स पीडीएफ के रूप में टॉपिक वाइज, पर प्रत्येक टॉपिक की एक एक पीडीएफ है, आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं अभी, है ना, नाम मात्र के शुल्क में। और फिर जब हमारे पास थोड़ा बहुत आपकी तरफ से ही, आप विद्यार्थियों के प्यार से ही जब थोड़ा बहुत फंड आ जाएगा, तो हम जो है बुक भी लॉन्च करेंगे मार्केट में, और कोशिश कर रहे हैं अगर हमारे साथ में कोई जो है जुड़ते हैं अच्छे टीचर्स, बड़े टीचर्स अगर हमारे साथ में हमारा सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से ही जो है हम बुक को भी लॉन्च कर ही देंगे, तब तो आप मार्केट से बुक ले ही सकोगे, है ना। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब हम अपनी सफलता की सीढ़ियों को चढ़ रहे होते हैं तो हमारा साथ कोई नहीं देता है। अभी हमारे पास में मात्र देखो, अगर हम देखें तो वैसे बहुत बड़ी संख्या है, मेरे लिए 30,000 विद्यार्थी कोई छोटी संख्या नहीं है, लेकिन जब हम किसी पब्लिकेशन वगैरह से बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि 30,000 तो ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, उनके बहुत सारी दूसरी समस्याएं आती है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को बता दिया, सॉरी, है ना, आज तो पता नहीं नुकसान ही लिखा है या नहीं। तो देखिए भाई, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, है ना, सिर्फ मैसेज करिएगा प्लीज, जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और बुक का रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है आपके चालू हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आराम से रजिस्ट्रेशन करवाइए। लास्ट डेट आपके जो है 6-7 दिन है आपके पास में, तब तक करवा दीजिए, उसके बाद में हम जो इसको एक बार बंद करेंगे। पहले जो जो विद्यार्थी अभी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उनको पहले प्रोवाइड करवाने के बाद में जब एक एक विद्यार्थी संतुष्ट हो जाएगा, तब हम आगे का फिर प्रोसेस करेंगे, और तब हम एक और भी नई चीज लाने वाले हैं बुक के साथ में। लेकिन अभी एक बार जो है हम केवल और केवल ये चाहते हैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देवे। अब पीडीएफ आपको जैसे हमारे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वैसा आपको पूरा एग्जैक्ट वही मिलने वाला है, पहले ही बता दूं। दूसरा,
आपको हम एक सैंपल नोट्स के रूप में भी हर एक चैप्टर की दो दो पेज जो है स्टार्टिंग वाले, वो एक कंबाइंड पीडीएफ बनाकर आपको सेंड करने का प्रयास करेंगे, या फिर अलग अलग पीडीएफ सैंपल नोट्स के रूप में आपको भेज देंगे। आप आराम से नोट्स को देखिएगा और फिर आप बताइएगा कि उन पीडीएफ नोट्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, यानी कि कीमत, है ना। वैसे तो देखो दोस्तों, इन नोट्स की कीमत नहीं है, मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद बने हैं। लेकिन आप लोग जो भी आपकी इच्छा से शुल्क बताएंगे, उसी शुल्क के आसपास या उस शुल्क से भी कम में हम जो है आपको ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। डायग्राम वगैरह सब कुछ बेस्ट क्वालिटी के ऐड किए गए हैं। आप प्रिंट करवाएंगे तो मोतियों की तरह शब्द आएंगे, और मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसी प्रिंट आती है। मैं आपको अभी ही दिखा देता हूं, फाइल हमने खुद बना रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, एक सेकेंड, आपको मैं खुद दिखा रहा हूं कि कैसे मोतियों की तरह आपके सामने शब्द आने वाले हैं। ये देखिए, हमारे पास में नोट्स हैं, ये रहे, हमने खुद जो है प्रिंट करके रखे हैं। मैं एक बार कैमरे के सामने आना चाहूंगा। ये देखिए, है ना, ये, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख पाए होंगे। एकदम ऐसे मोती की तरह चमकते हुए शब्द आने वाले हैं, एकदम, ये देखिए ऐसे। आपको इसमें जो पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, ये देखिए ऐसे एकदम चमकते हुए, आप देख सकते हैं, आराम से देखिए, है ना। इस टाइप से एकदम चमकते हुए मोतियों की तरह आप जो है पूरी ऐसे अपने घर पे भी आप भी फाइल बना पाएंगे। हमने खुद अपनी बुक तैयार करके जो फाइल पेज में तैयार करता हूँ, वो मैंने तैयार कर रखी है। जैसे ही हमारे पास में थोड़ा बहुत फंड आएगा, हम बुक लॉन्च करेंगे, और साइंस की तहलका मचाने वाली बुक होगी। बस थोड़ा सा इंतजार रहेगा हमें भी और आपको भी। इसके साथ आपको बता दूं कि जो भी ये नोट्स दिए जाएंगे, इसके अंदर जहां जरूरत पड़ी है वहां हमने बुक से, जो एनसीईआरटीज है और आरबीएससी के, है ना, ऑफिशियल बुक्स जो है, उन्हीं में से डायग्राम, उन्हीं में से कंटेंट सीधा सीधा भी उठा करके रखा है। तो आपको पहले ही बता दूं, फिर ये नहीं कि सर आपने तो इसमें जो है ये चैप्टर में तो आधी चीजें वहीं से ली है। तो भाई देखो, नोट्स होते क्या है कि आपको अलग अलग जगह की चीजों को उठा करके एक जगह देना, और वो हमने कार्य किया है। तो बस उसके अलावा आपको क्या चाहिए भाई। अब नोट्स कहां से लिए, अगर आपको, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप ले ही लें, आप आरबीएससी की बुक पढ़ करके, अलग अलग जगह से 6-7 जो बुकें हैं आरबीएससी की और एनसीईआरटी की, वो पढ़ करके नोट्स बना सकते हैं, तो बनाइए। बाकी हमने जो आपके लिए सुविधा करनी थी वो हमने करी है। तो आप जो है निश्चित रूप से ही, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोग सभी प्यार देंगे, और आपका जो प्यार मिलने वाला है उसके लिए एडवांस में ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। प्यार इसी तरह बना रहे और आगे भी आप बनाए रखिएगा। बुक अभी जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो है कोई भी पब्लिकेशन अभी बुक पब्लिश करने को तैयार नहीं है, वैकेंसी भी नहीं आई है, और उनका कहना है कि रिच भी ज्यादा नहीं है, इसलिए। तो मैं आप सभी लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा कि अभी आप पीडीएफ खरीद करके थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, ताकि हम जो है थोड़ा सा, अगर हमारे पास में फाइनेंस हो जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं से और थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बुक को भी लेकर के आएंगे। हमारी बहुत इच्छा है, मेरी खुद की बहुत इच्छा है कि मेरे नाम से साइंस की तहलका मचाने वाली बुक मार्केट में लॉन्च हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। लव यू, धन्यवाद।